नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने 7 साल में 7 राज्यों में ऑपरेशन लोटस चलाया और बगैर चुनाव जीते ही सत्ता हथिया ली। फिलहाल की दोस्तों बात की जाए तो महाराष्ट्र में सियासी माहौल गर्म है और एक बार फिर से बीजेपी हावी होती जा रही है गठबंधन सरकार के ऊपर और ऐसा लग रहा है कि वहां पर सरकार लगभग गिरने ही वाली है। ऐसा दोस्तों पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 6 सालों में बीजेपी 7 राज्यों में ऐसा कर चुकी है। दोस्तों, महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी सत्ता बीजेपी ने हथिया ली थी कांग्रेस से। फिलहाल दोस्तों महाराष्ट्र में शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने पूरी प्लानिंग के साथ बगावत कर दी है। मंगलवार को सूरत में ठहरे बागी विधायक मंगलवार की सुबह गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। 25 बागी विधायकों से शुरू हुआ सिलसिला 42 विधायकों तक जा पहुंचा है। ऑपरेशन लोटस बीजेपी की उस स्ट्रेटजी के लिए गढ़ा गया शब्द है जिसमें सीटें पूरी न होने के बावजूद पार्टी सरकार बनाने की कोशिश करती है। पिछले 6 साल के दौरान 7 राज्यों में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया, जिनमें से 4 बार बीजेपी को सफलता मिली है जबकि 3 बार मात खानी पड़ी है। दोस्तों, पहली बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में विधानसभा की टोटल सीट संख्या 230 है। बहुमत का आंकड़ा 116 है, जो कि कोई भी पार्टी हासिल नहीं कर पाई। 20 मार्च 2022 से पहले की स्थिति आपको हम बताते हैं। कांग्रेस के पास थी 114 सीटें, बीजेपी के पास है 109 सीटें। समर्थन देने वाले अन्य 7 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस की सरकार बन गई। कुल 121 विधायकों के साथ बीजेपी को किसी ने भी समर्थन नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस के असंतुष्ट नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों को बीजेपी अपने पाले में करने में कामयाब रही और कमलनाथ की सरकार गिरा दी। इसके लिए बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा के हाथ में कमान सौंपी गई थी। दोस्तों, 2018 की विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस ने बीएसपी और निर्दलीयों की बैसाखी पर सरकार बना ली। एक तरफ सरकार के पास मजबूत संख्या बल नहीं था, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में अपनी अनदेखी से परेशान थे। ऑपरेशन लोटस के लिए यह सबसे मुफीद यानी कि अच्छी स्थिति थी। बीजेपी के बड़े नेताओं ने सिंधिया से संपर्क साधा और 9 मार्च 2020 को सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत कर दी। इन विधायकों को चार्टर प्लेन से बेंगलुरु पहुंचा दिया गया। तमाम कोशिशों के बाद भी सिंधिया नहीं माने और कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। 20 मार्च 2020 को महज 15 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दोस्तों अगले राज्य का नंबर आता है राजस्थान। राजस्थान में भी बीजेपी ने भरखस कोशिश की थी सरकार गिराने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बात है 11 जुलाई 2020 से पहले की स्थिति की। विधानसभा की टोटल सीटें राजस्थान में 200, बहुमत का आंकड़ा है 101। कांग्रेस के पास है 107 सीटें, बीजेपी ने जीती है 72 सीटें। समर्थन देने वाले अन्य विधायक 0 हैं। कांग्रेस के पास कुल विधायक 107 हैं। बीजेपी के पास 75 विधायक हैं क्योंकि 3 अन्य ने उनको समर्थन दे रखा है। लेकिन दोस्तों, राजस्थान का सीएम नहीं बन पाने के कारण नाराज सचिन पायलट के जरिए कांग्रेस विधायकों को बीजेपी के पाले में कर अशोक गहलोत की सरकार गिराने की बीजेपी की कोशिश थी। इसके लिए राजस्थान बीजेपी की स्टेट यूनिट को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। राजस्थान में 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 100 सीटें जीतकर मुश्किल से बहुमत आंकड़ा छुआ था। बसपा और निर्दलियों को कांग्रेस के पाले में कर सीएम अशोक गहलोत ने अपनी कुर्सी मजबूत करने की कोशिश की। वहीं विधानसभा में कांग्रेस का चेहरा रहे सचिन पायलट सीएम बनने की अपनी कोशिशें जारी रख रहे थे। ऐसे में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के लिए सचिन पायलट सबसे मुफीद चेहरा थे। राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने उनकी नाराजगी को भांप उनसे संपर्क किया। 11 जुलाई 2020 को सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस के 18 विधायकों के साथ गुरुग्राम के एक होटल में पहुंच गए। गहलोत भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक्टिव हो गए। सबसे पहले उन्होंने अपने पाले वाले विधायकों को एक होटल में रखा। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट से 10 अगस्त 2020 को बातचीत कर उन्हें मना लिया। यहां पर गहलोत भारी पड़े। बीजेपी की कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की स्ट्रेटेजी विफल रही। हालांकि इसका खामियाजा सचिन पायलट को भुगतना पड़ा और उनका उप मुख्यमंत्री पद छीन लिया गया। इसके बाद दोस्तों बीजेपी ने गेम खेला कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में कुल विधानसभा की टोटल सीटें 225 है, बहुमत का आंकड़ा 113 है। कांग्रेस के पास 80 सीटें हैं, बीजेपी के पास 104 सीटें हैं। जेडीएस के समर्थन से कांग्रेस ने वहां पर सरकार बना ली क्योंकि जेडीएस के पास 37 सीट थी। इस तरीके से 2 अन्य को मिलाकर कुल कांग्रेस के पास 119 सीटें हो गई और बीजेपी के पास रह गई महज 105। ऐसे में सरकार बन गई कांग्रेस की। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को अपने पाले में करके विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा
कम करना और बीजेपी की सरकार बनाना। बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा को इस पूरी स्ट्रेटजी की कमान सौंप दी। ये उनका प्लान था। 2017 से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ भी ले ली, लेकिन फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाए थे। सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस ने 80 और जेडीएस के 37 विधायकों ने मिलकर सरकार बना ली। 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गए। जुलाई 2019 में कांग्रेस के 12 और जेडीएस के 3 विधायक बागी हो गए। कांग्रेस जेडीएस सरकार के पास 101 सीटें बची, वहीं बीजेपी की 105 सीटें बरकरार रही। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां से फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया गया। सरकार फ्लोर टेस्ट में फेल हो गई और सीएम कुमारस्वामी ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ। विधानसभा में कुल टोटल सीटें महाराष्ट्र में 288 है। बहुमत का आंकड़ा 145 है। हम बात कर रहे हैं 23 नवंबर 2019 से पहले की स्थिति। कांग्रेस के पास 44 सीटें, समर्थन देने वाले अन्य विधायक 18। और दूसरी ओर बात करें बीजेपी की, तो दोस्तों बीजेपी के पास 106 सीटें हैं, अन्य समर्थन देने वाले विधायकों के साथ 11 सीटें, तो कुल मिलाकर उनके पास 117 सीटें हैं। यहां पर भी ऑपरेशन लोटस की स्ट्रेटजी बनाई गई। इसके तहत कांग्रेस के शिवसेना और एनसीपी के साथ जाने के प्लान को अजित पवार के साथ मिलकर बर्बाद करना बीजेपी का एक प्लान था। बीजेपी इसके एवज में अजित पवार पर लगे सारे आरोप वापस लेने पर विचार कर रही थी। महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे 24 अक्टूबर 2019 को घोषित हुए। बीजेपी शिवसेना के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला। बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली। वहीं एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें पर जीत मिली। सीएम पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना अलग हो गए। इसके बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर सरकार बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन इसके एक दिन बाद 23 नवंबर 2019 को ही सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली। उनके साथ अजित पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी के विधायकों को अजीत के साथ जाने से रोक लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। जब फडणवीस को लगा कि वह बहुमत नहीं हासिल कर पाएंगे तो उन्होंने 72 घंटे में ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। यहां बीजेपी की स्ट्रेटजी एनसीपी ने तोड़कर सरकार बनाने की कोशिश फेल कर दी। इसके बाद दोस्तों बीजेपी ने गोवा में भी अपना ऑपरेशन लोटस चलाया। यहां पर कम सीटें होने के बावजूद सरकार बनाने का दावा पहले पेश कर दिया गया। फरवरी 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस 17 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सत्ता की चाबी छोटे दलों और निर्दलियों के हाथों में थी। मनोहर पर्रिकर ने 21 विधायकों के समर्थन की बात कहते हुए सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें सरकार गठन का न्योता भी दे दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गोवा में कांग्रेस के बहुमत का बीजेपी ने हरण कर लिया। कांग्रेस का तर्क था कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार गठन के लिए पहले उन्हें बुलाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल वहां पर बीजेपी की ही सरकार है, कम विधायकों होने के बावजूद भी। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहां पर उनकी स्ट्रेटजी थी कांग्रेस के 2/3 से ज्यादा विधायकों को तोड़कर नई सरकार बनाना। दोस्तों 2014 चुनाव के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हालांकि कांग्रेस के नेताओं के बीच की रंजिश खुलकर सामने आती रही। आखिरकार 16 सितंबर 2016 को कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और 42 विधायक पार्टी छोड़कर पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो गए। पीपीए ने बीजेपी के साथ मिलकर यहां पर सरकार बना ली। उत्तराखंड में भी ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन यहां पर बीजेपी की स्ट्रेटजी फेल हो गई। यहां पर बीजेपी ने अपने ऑपरेशन लोटस के तहत सीएम पद से हटाए गए कांग्रेस नेता विजय बहुगुणा की नाराजगी को भुनाकर कांग्रेस को तोड़ना और विधानसभा में बहुमत हासिल करने का प्लान बनाया। दोस्तों उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में त्रिंकुश विधानसभा रही। कांग्रेस 32 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी को 31 सीटें मिली, लेकिन ऐसे में बीजेपी इस हार को पचा नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने केदारनाथ आपदा के बाद विजय बहुगुणा को हटाकर 2014 में हरीश रावत को सीएम बनाया, बीजेपी को यहां उम्मीदें दिखने लगी। बीजेपी बहुगुणा की नाराजगी का फायदा उठा रही थी। 18 मार्च 2016 को बहुगुणा समेत कांग्रेस के 9 विधायक बागी हो गए। हालांकि उत्तराखंड के स्पीकर ने जब कांग्रेस के 9 बागियों को अयोग्य घोषित कर दिया तो केंद्र सरकार ने उसी दिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बागी विधायकों को दूर रखते हुए शक्ति प्रदर्शन परीक्षण कराया गया। 11 मई 2016 को बहुमत परीक्षण में रावत की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के चलते यहां भी विधायकों को तोड़ने का बीजेपी का पैतरा काम नहीं आया। अब फिलहाल दोस्तों ऑपरेशन लोटस के तहत महाराष्ट्र में एक बार फिर से सरकार गिराने की कोशिश चल रही है। वैसे आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रेडिक्शन जरूर लिखिए। साथ ही तुरंत और ताजा खबरों की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अपने दोस्तों मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।